पॉइंट मैंने ये सुनो ध्यान से, मैंने ये बात कही कि when you have a reactant A and you will get C, right? तो बीच में जो बनता है B, this is intermediate. लिख लो, this is intermediate. So first question is कि क्या हर ऑर्गेनिक रिएक्शन में इंटरमीडिएट बनते हैं? सवाल है सब में नहीं बनते, कुछ क्वेश्चन में हो सकता है कि इंटरमीडिएट ना बने, बट अगर किसी रिएक्शन में इंटरमीडिएट बनते हैं तो उनके बारे में हमको समझना पड़ेगा। इंटरमीडिएट कौन होता है? इंटरमीडिएट वो एटम होता है जो रिएक्टेंट में होता है ना प्रोडक्ट में होता है, वो बीच में ही बनता है और बीच में ही फिनिश हो जाता है, दैट इज कॉल्ड इंटरमीडिएट। सबको क्लियर? सो अब हम पढ़ने वाले हैं इंटरमीडिएट के बहुत सारे टाइप्स, समझेंगे एक एक करके, समझेंगे सबके बारे में। सबसे पहले ये बताओ कि हमने अभी सीखा कि हमारे जो हमारा जो क्वेश्चन होता है ऑर्गेनिक में बहुत सारे इंटरमीडिएट्स हैं। सो हम टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। उस एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट में भी जो फर्स्ट पॉइंट मैंने तुमको बताया पढ़ने के लिए, वो फर्स्ट पॉइंट हमारा है, जो फर्स्ट पॉइंट हम पढ़ने जा रहे हैं वो है स्टेबिलिटी ऑफ ऑर्गेनिक इंटरमीडिएट। सबको क्लियर? और इंटरमीडिएट क्या है वो मैंने तुम्हें समझाया, जो रिएक्शन के बीच में बनता है। रिएक्टेंट से जब प्रोडक्ट बनते हैं तो बीच में बनता है और बीच में ही खत्म हो जाता है। सो ये देखो, अगर कार्बन के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज है तो कार्बन जो है, ये देखो कार्बन को ध्यान से, कई बार ऐसा होता है कि कंपाउंड में, जैसे मान लो हमने एक छोटा सा एग्जांपल तुम्हें दे रहा हूं, मान लो CH3 और यहां पे तुमने कोई हैलोजन लिया सपोज, मान लो तुमने, क्या बकवास है यार, लिख ही नहीं पा रहा हूँ मैं CH3, मैंने कुछ ऑन कर रखा है इसमें। मान लो यहाँ पे मैंने मिथाइल लिया, तो कोई कार्बन है, मान लो R है सपोज, R है, R के साथ मैंने यहाँ पे कोई हैलोजन लिया। अब थोड़ी देर में क्या हुआ, नॉर्मली हैलोजन अलग हो गया माइनस बन के, तो R के ऊपर क्या आएगा, R के ऊपर एक प्लस साइन आएगा। देखो R के ऊपर एक प्लस साइन आएगा, आ सकता है। तो ये जो R के ऊपर प्लस साइन आया है वो हमेशा के लिए नहीं रहेगा, हो सकता है कि थोड़ी देर के बाद रिएक्शन में कोई आए, इसके साथ रिएक्ट करे और इसके प्लस साइन को हटा दे। लेकिन मीनवाइल पहले ये RX था, अब ये R प्लस बन गया है, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड इंटरमीडिएट, ये बीच में बना है, अभी खत्म नहीं हुई बात, हो सकता है कि आगे चल के हम किसी ग्रुप को इसके ऊपर अटैक करवा दें, लेट्स से OH को अटैक करवा दें और ये फिर से ROH बन जाए। सो हमने रिएक्शन में लिया क्या था, RX, हमको फाइनली मिला क्या, ROH, बीच में क्या रहा, R प्लस मिला ना। ये जो बीच में हमको मिला ये इंटरमीडिएट है, और बिकॉज इसमें कार्बन के ऊपर प्लस साइन क्रिएट हो रहा है, इसलिए इसको हम लोग बोलेंगे कार्बोकैटायन। इसका जरा नाम लिख लो ठीक से, इसका नाम होगा, सब लोग लिखो, कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन, ध्यान से लिखेंगे सब लोग, कार्बोकैटायन, ठीक है। ये कार्बोकैटायन है, इसकी ध्यान से देखो, ये 3 बॉन्ड बना रहा है। अगर इसका मैं ऑर्बिटल बनाता हूँ, डब्बा बनाता हूँ इसका ऑर्बिटल, देखो अगर ऑर्बिटल बनाओगे तो इसके 4 ऑर्बिटल कार्बन के होते हैं, ध्यान से देखो, यू विल हैव 4 ऑर्बिटल ऑफ कार्बन, जिसमें 3 में तो बॉन्ड बनता नजर आ रहा है, चेक, 3 में तो बॉन्ड बनता नजर आ रहा है, और 4th वाला जो है वो पूरा वैकेंट है, ध्यान से देखो। सिंस ये 3 बॉन्ड बना रहा है, इसलिए इसके 3 ऑर्बिटल तो फुल फिल्ड होंगे, ये तीनों ऑर्बिटल जो हैं ये फुल फिल्ड है, ठीक है। लेकिन जो 4th वाला ऑर्बिटल है ये वैकेंट है, समझ में आ रहा बात? अब जिन लोगों ने केमिकल बॉन्डिंग पढ़ी है उनको ये बात मालूम है बहुत अच्छे से, बिल्कुल सही बात है अभिषेक, वेरी गुड। जिन लोगों ने केमिकल बॉन्डिंग पढ़ी है उनको बहुत अच्छे से पता है कि ये जो है एक वैकेंट ऑर्बिटल है, जिसके पास भी वैकेंट ऑर्बिटल होता है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, राइट। इसके बारे में अगर बहुत सारी बातें हम करेंगे तो पहली बात तो ये है कि
ये दोनों, ये तीनों फुलफिल्ड है, ये वैकेंट है। सब लोग इसको ड्रॉ करते चलो। सो इस कार्बन में सबसे पहले तो कोई मुझे बताएगा कि भाई हाइब्रिडाइजेशन क्या है इसका। सब लोग बताओ इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी। इसकी हाइब्रिडाइजेशन होगी sp2। सब लोग लिख लो, बिल्कुल सही बात है, sp2 इज द हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन होगा sp2, और इसको हम लोग बोलेंगे, बिकॉज एक वैकेंट ऑर्बिटल है, तो हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि ये एक लुईस एसिड है। इसके अंदर हम बोल सकते हैं कि ये एक लुईस एसिड है। ये एक लुईस एसिड, करेक्ट। ये इसको मैं डिलीट कर, ये मैं हटाऊं इसको, ये जितनी बातें मैंने बताई सबने लिख लिया, बोलो। ये ड्रॉ हो चुका है सबसे। ठीक है, चलो बढ़ते हैं। सो हमने ये सीखा कि जो हमारा कार्बोकैटायन होता है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है। और हमने क्या सीखा बताओ। हमने ये सीखा कि उसको इलेक्ट्रॉन की क्या होती है बताओ, प्रॉब्लम होती है। तो हमने जो बातें सीखी वो क्लियर है कि जो कार्बोकैटायन है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, जो कार्बोकैटायन है जिसको उसको इलेक्ट्रॉन की प्रॉब्लम है। और हमने ये भी सीखा कि उसको हम लुईस एसिड कहते हैं। लुईस एसिड कौन होता है? देखो, लुईस एसिड वो होता है जिसको हमेशा इलेक्ट्रॉन पेयर की नीड होती है। अगर जरूरत पड़े तो उसको कोई अगर इलेक्ट्रॉन पेयर देने वाला मिल जाए तो तुरंत उससे लोन पेयर एक्सेप्ट करेगा। सो अगर मान लो मैं यहाँ पे कोई लोन पेयर लेके आ रहा हूँ OH- टाइप, तो इससे तुरंत रिएक्शन करेगा ये, क्योंकि ये जो है ये बेस है, ये बेस है, और ये इसके ऊपर अटैक कर सकता है। इसलिए हम लोग कहते हैं कि जो कैटायंस होते हैं, कार्बोकैटायंस, इनको हम बोलेंगे कि एक्चुअली ये एक लुईस बेस है, सॉरी लुईस एसिड है। लिखते चलो, ये हमारा लुईस एसिड है। एसिड लिख लो, ये लुईस एसिड। चलो मैं इसको आगे बढ़ाता हूँ। तो सबको ये बात समझ में आ रही होगी कि कार्बोकैटायन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर ले रहा है। ये देखो इसके पास इलेक्ट्रॉन है, ये एक्सेप्ट कर रहा है, इसलिए कार्बोकैटायन को हम लोग बोलेंगे कि ये एक एसिड है। और जो इसको दे रहा है इलेक्ट्रॉन उसको हम लोग कहेंगे कि वो बेस है। सबको क्लियर? सो एक बात तो फिक्स हो गई कि हमारा जो कार्बोकैटायन है वो इलेक्ट्रॉन रिच नहीं है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। करेक्ट? सबको ये बात समझ में आ रही है? बोलो। कार्बोकैटायन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, कार्बन के ऊपर है पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। और इससे ये क्लियर हो रहा है कि कार्बन को इलेक्ट्रॉन की नीड है, हेल्प चाहिए इसको, राइट। तो हमने कार्बोकैटायन के बारे में इंफॉर्मेशन जुटाया, तुम लोग मुझे एक एक करके याद दिलाओगे। सबसे पहला इंफॉर्मेशन क्या है हमारे पास? कार्बन, कार्बोकैटायन वो है जिसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज। इंफॉर्मेशन नंबर 1, पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज का मतलब है ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। इंफॉर्मेशन नंबर 2, इसके पास एक वैकेंट ऑर्बिटल है, इसलिए ये एक लुईस एसिड है। इंफॉर्मेशन नंबर 3, इसका हाइब्रिडाइजेशन जो है वो हमारा, हम लोग बोलेंगे कि इसका हाइब्रिडाइजेशन जो है वो एक्चुअली क्या बोलते हैं उसको, sp2 है। इतनी बात सबको क्लियर हो गई? बोलो। किसी
सॉरी यार, मैं एक सेकंड के लिए चला गया। हाँ, तो मैं ये कह रहा हूँ कि कार्बोकैटायन, अब हम लोग ये सोचेंगे कि जो हमारा कार्बोकैटायन है उसको, अगर वो इंटरमीडिएट है, अब सोचो इंटरमीडिएट का रूल क्या है उसको पहले समझो। मान लो मेरे पास रिएक्टेंट है और हम प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं, बट बीच में हमको मिल रहा है इंटरमीडिएट, ठीक है। सो अगर बीच में हमको इंटरमीडिएट मिल रहा है मान लो, तो हम क्या चाहेंगे, हमारा जो इंटरमीडिएट हो वो स्टेबल हो कि नहीं हो, बताओ। कोई भी इंटरमीडिएट, अगर इंटरमीडिएट मेरा स्टेबल होगा तो रिएक्शन जो है, हमारे अंदर जो रिएक्शन लेने की कैपेसिटी जो होगी वो बढ़ेगी, करेक्ट। सो सर सुनना ध्यान से, मैं यहाँ पे ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, इसको जरा, इस पार्ट को ध्यान से देखना, सब लोग ध्यान दो। ये एक मैं पेपर शेयर कर रहा हूँ, सबको दिख रहा है? अभी मैंने कुछ शेयर किया था, सबको दिख रहा था? ओके ओके। सी, हाँ हाँ, यहाँ पे अब देखो ध्यान से, मैं इसको थोड़ा शेयर कर रहा हूँ, सब लोग देखेंगे ध्यान से। ये सब पार्ट हम कर चुके हैं, जस्ट मेन पॉइंट पे आ रहे हैं। देखो एप्लीकेशन हम सीख रहे हैं, और एप्लीकेशन में पहला हमारा है इंडक्टिव इफेक्ट, सब लोग ध्यान दें। हम्म। सो जैसा कि मैंने टॉपिक शुरू किया था, स्टेबिलिटी ऑफ ऑर्गेनिक इंटरमीडिएट्स हम शुरू करने वाले हैं, और उसमें भी तो अभी हम ये डिस्कस कर पा रहे हैं, एक सेकंड रुकना। सो ये देखो, तुम लोग अपने हिसाब से बड़ा कर सकते हो, मैं स्क्रीन शेयर कर चुका हूँ, तुम लोग भी बड़ा कर सकते हो। और ध्यान देना, ध्यान इसको देखना। सो कार्बोकैटायन देखो नीचे लिखा हुआ है, सब लोग ध्यान दो। अब अपने को ये देखना है कि जो मेरा कार्बोकैटायन है, सबसे पहले ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे समझना, कि जो मेरा कार्बोकैटायन है वो इलेक्ट्रॉन रिच है कि डेफिशिएंट, पहली बात तो ये। अब देखो पढ़ो, लिखा है ना, अब इलेक्ट्रॉन रिच है ये, तो हमको कैसे लोगों की जरूरत, सॉरी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है ये, तो बिकॉज कार्बोकैटायन एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट को अगर स्टेबलाइज करना है तो हमको कैसे लोगों की जरूरत पड़ेगी, ये बताओ। अगर हमें डेफिशिएंट को स्टेबलाइज करना है तो हमको कैसे लोगों की जरूरत पड़ेगी, जो इलेक्ट्रॉन पुश करते हैं, हाँ या ना बताओ। अगर मुझे इलेक्ट्रॉन को, हाँ अगर इलेक्ट्रॉन है, मैं वही समझाने की कोशिश करता हूँ, अगर मेरे पास कार्बोकैटायन आया, तो अगर मुझे उसको स्टेबलाइज करना है तो मुझे कैसे लोगों की जरूरत पड़ेगी, देखो ध्यान से। ये देखो ए है स्टेबिलिटी ऑफ, मैं थोड़ा इसे समझा रहा हूँ, ध्यान से देखो, मैं बड़ा कर रहा हूँ, सबको स्क्रीन दिख रहा होगा। सो ध्यान से देखो यहाँ पे क्या दिख रहा है, पढ़ो जरा। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, देखो क्या लिखा हुआ है, प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, और प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है बताओ, प्लस आई इफेक्ट के। और ये जो, और ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होगा, माइनस आई इफेक्ट के। तो जरा ऐसा लिखो फटाफट, ए का वन लिखो, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप के, और ये ओवरऑल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, प्लस आई इफेक्ट के, और ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होगा बताओ, माइनस आई इफेक्ट के। क्लैरिटी आ रही है, बोलो। डन। अब देखो नीचे जरा पढ़ो, जितना ज्यादा पुशिंग, मतलब जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन पुश करने वाले लोगों को लेके आएंगे उतना ज्यादा इसकी स्टेबिलिटी बढ़ेगी, इसलिए ऑर्डर क्या हो गया, 3 डिग्री इज ग्रेटर देन 2 डिग्री, 2 डिग्री ग्रेटर देन 3 डिग्री, ये सारे एग्जांपल लिखो फटाफट। रीडेबल है बिल्कुल, किसी को दिक्कत तो नहीं हो रही है देखने में? सॉरी यार, आज थोड़ा सा लिखने में प्रॉब्लम मुझे हो रही है, इसलिए मुझे शेयर करना पड़ रहा है, और थोड़ा सा कॉपरेट करो, आज मैं गलती से भूल आया हूँ, बट हम लोग बाद में ही बात कर लेंगे, और कोई दिक्कत हुई तो। जस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सब लिखते चलो।
सो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, लिखते चलो। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्लस आई के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है माइनस आई के। इज इट ओके टू ऑल ऑफ यू? मैम प्लीज ना इन लोगों का माइक ऑन कर दीजिए सो दैट ये लोग बोल पाए। किसी को कुछ बोलना है तो बोलना भाई। हाँ, सो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप के, और वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्लस आई ग्रुप के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है माइनस आई के। लिख लिया सबने? अब लिखो ए पॉइंट, तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा? जिसको तीन तरफ से पुशिंग मिलेगी, यानी 3 डिग्री। फिर कौन होगा? 2 डिग्री। फिर कौन होगा? 1 डिग्री। समझ में आ रहा बात? बोलो। मैं यहाँ पे तुमको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैम मुझे होस्ट बनाओ। हम्म। तो मैं ये तुमको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ सब लोगों को कि ये जो अरेंजमेंट है इसको ठीक से समझने की जरूरत है। कार्बन के ऊपर है पॉजिटिव चार्ज, और इसके साथ तीन तरफ लगे हैं ग्रुप। तो हमको कैसे लोग चाहिए? ऐसे लोग चाहिए जो इसको पुश करें। जैसे तीन तरफ अगर हम आर ग्रुप लगा देंगे, इसको तीन तरफ से पुशिंग मिलेगी, इलेक्ट्रॉन पुशिंग, इससे इसकी स्टेबिलिटी बढ़ेगी। ये जो तीन तरफ से पुशिंग है इसी को बोलते हैं 3 डिग्री। अब एक तरफ से पुशिंग होगी तो 1 डिग्री, टू तरफ से पुशिंग होगी तो 2 डिग्री। आई एम जस्ट ट्राइंग टू कन्विंस यू कि सबसे ज्यादा स्टेबल वो होगा जो जिसके साथ हम लोग तीनों तरफ से पुशिंग लगाएंगे, राइट? और सबसे कम स्टेबल वो होगा जिसमें हम एक तरफ से ही पुशिंग। इसलिए हमारा ऑर्डर है 3 डिग्री इज ग्रेटर देन 2 डिग्री, 2 डिग्री इज ग्रेटर देन 3 डिग्री। डन। तो वो जो है सबको क्लियर हो रहा? अच्छा, इसमें एक और बात जोड़ना पड़ेगा कि अगर कार्बन के ऊपर ऑलरेडी पॉजिटिव चार्ज है तो हमको इसके साथ ऐसे ग्रुप नहीं लगाने हैं जो इलेक्ट्रॉन पुल करते हैं। मान लो मैंने यहाँ F लगाया, तो F क्या करेगा? और इलेक्ट्रॉन अपनी ओर पुल करेगा, तो इसकी स्टेबिलिटी और घट जाएगी। बोलो, इसकी जो स्टेबिलिटी होगी और घट जाएगी। हमको माइनस आई इफेक्ट नहीं चाहिए। अगर हमने यहाँ फ्लोरीन लगाया या मैंने देखो आयोडीन लगाया, तो इससे स्टेबिलिटी बहुत ही कम हो जाएगी। इसलिए हमने वहां दिखाया कि कार्बोकेटायन की जो स्टेबिलिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्लस आई के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्लस आई के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है माइनस। जितना ज्यादा माइनस आई साइन बढ़ेगा उतना कार्बोकेटायन अनस्टेबल। जितना ज्यादा प्लस आई साइन बढ़ेगा कार्बोकेटायन उतना स्टेबल होगा। ये मैं ऑलरेडी तुम्हें लिखा चुका हूं। अब वापस चलते हैं। स्क्रीन सबको दिख रहा है? ओके। सो नाउ अब देखते हैं एक बार फिर से। स्क्रीन हमारा चल रहा है। सो नाउ देखो फिर से। अब देखो यार, ध्यान देना। अब देखो ए पॉइंट सबने लिख लिया, तो बी पॉइंट लिखो। बी पॉइंट पे ध्यान दो। बी पॉइंट में देखो सबसे पहले जो बी पॉइंट मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, बी पॉइंट देखो। बी पॉइंट पे सब लोग ध्यान देंगे। बी पॉइंट में क्या है? पहले वाले में, फर्स्ट वाले में कोई माइनस आई इफेक्ट नहीं है, लेकिन दूसरे में देखो बी आर आ गया, फिर सी एल आ गया, फिर एफ आ गया। तो देखो जैसे जैसे माइनस आई इफेक्ट बढ़ेंगे वैसे वैसे स्टेबिलिटी घटेगी। तो सबसे स्टेबल वो होगा जिसमें कोई हेलोजन नहीं है, इसलिए सी एस थ्री वाला सबसे अच्छा है। फिर कौन आएगा? बी आर वाला। फिर कौन आएगा? सी एल वाला। और सबसे अनस्टेबल कौन होगा? फ्लोरीन वाला। लिख लो फटाफट। बी वाला पॉइंट लिखो आराम से। फिर बी वाला पॉइंट लिखने के बजाय सी वाले पॉइंट को देखो। बी वाला पहले लिख लो अच्छे से। सब लोग बी वाला लिख चुके हैं? हाँ या ना बोलो। बी पॉइंट सब लोग राइट डाउन कर चुके हैं? बी पॉइंट सबने लिख लिया? बोलो। ये जो बी पॉइंट है यहाँ पे देखो, ये वाला बी, सब बी लिख चुके हैं? ओके। अब सी देखो ध्यान से।
सी में क्या हो रहा है, फ्लोरीन पहले कार्बोकैटायन के पास है, फिर धीरे धीरे दूर जा रहा है। और हम लोग जानते हैं कि इंडक्टिव इफेक्ट जो होता है वो डिस्टेंस डिपेंडिंग इफेक्ट होता है, जितना दूर जाता है उसका असर उतना कम होता है। इसलिए सबसे अनस्टेबल वो होगा जिसमें माइनस आई इफेक्ट सबसे पास है। सी देखो, सी, इसलिए सबसे अनस्टेबल होगा फ्लोरीन जिसमें सबसे पास है, और इन सब में सबसे स्टेबल वो होगा जिसमें फ्लोरीन सबसे दूर है। तो सी में हम ये देख पा रहे हैं कि ये डिस्टेंस डिपेंडिंग इफेक्ट है, जितना दूर हम माइनस आई इफेक्ट को ले जाएंगे स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी। ये हमको सी में दिखाई दे रहा है। प्लीज नोट डाउन सी। सी सबको समझ में आ रहा है? ओके। सी के बाद देखो डी। डी में मैंने तुम लोग को एक ऑर्डर लिखवाया था। ऑर्डर ऑर्डर ये था कि किस कौन ज्यादा माइनस आई इफेक्ट शो करता है, कौन कम। तो वो ऑर्डर देखना, NO2 सबसे ज्यादा माइनस आई इफेक्ट शो करता है, फिर हैलोजन, फिर OH। इसलिए देखो सबसे ज्यादा अनस्टेबल कौन है, NO2 वाला, और उनके रेस्पेक्टिव फ्लोरीन वाला ठीक है, और फिर OH वाला ठीक है। लेकिन इन सबसे अच्छा वो होगा जिसमें ये तीनों ग्रुप ही ना हो। तो इसका मतलब ये हुआ कि जितना दूर जाएंगे माइनस आई इफेक्ट से स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी, और साथ साथ जितना कम पुलिंग, जितना कम खींचने वाला ग्रुप लगाएंगे उतना स्टेबिलिटी बढ़ेगी। इसलिए NO2 वाला सबसे अनस्टेबल है, OH वाला सबसे ज्यादा स्टेबल है। तुम लोग डी तक लिख चुके हैं? डी तक पहुंचो। स्मॉल डी तक लिख लिया? ओके, सबने डी तक लिख लिया। ओके, किसी ने नहीं लिखा तो मुझे बीच में रोकेगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा वो। नाउ अब देखो सब लोग ध्यान से, मैं अभी ये समझा रहा हूं कि जो चेन है हमारा, जो कार्बन चेन है जिसके थ्रू हम बात कर रहे हैं, उसमें काफी चीजें हैं जिसके काम हो सकता है। इसमें होता है कि ये हमारा कार्बन चेन होता है, और इसके इसमें डिस्टेंस डिपेंडिंग इफेक्ट चलते रहते हैं। हमको इसमें देखना पड़ेगा कि डिस्टेंस डिपेंडिंग इफेक्ट है कि नहीं है। सो आप देखिए, अगर आप इस जगह पे, यहाँ पे मान लो कार्बोकैटायन बना हुआ है प्लस, तो जहां पे कार्बोकैटायन है उसको इलेक्ट्रॉन की सबसे ज्यादा नीड है, और यहाँ पे अगर मैंने फ्लोरीन लगा दिया तो इससे माइनस आई इफेक्ट बहुत ज्यादा होगा, और इससे स्टेबिलिटी बहुत कम हो जाएगी। तो इससे अच्छा कौन होगा कि जब फ्लोरीन अगर लगाना ही है तो दूर लगाओ, यहां लगाओ। और इससे भी अच्छा कौन होगा कि फ्लोरीन लगाना ही है तो और दूर लगाओ। सो जितना ज्यादा दूर फ्लोरीन बजाएगा उतनी इसकी स्टेबिलिटी बढ़ेगी, क्योंकि फ्लोरीन से फायदा नहीं है, नुकसान है। इसलिए मैंने सी वाला बताया। बी वाला, अच्छा, उसके बाद अगर तुम लगा ही रहे हो, मान लो किसी ने एक बार फ्लोरीन लगाया तो अनस्टेबल हो जाएगा। इससे भी ज्यादा अनस्टेबल कब होगा, जब किसी ने NO2 लगाया। सो हमको ये तय करना है कि अगर इसको अनस्टेबल बनाना है तो कैसे लोग चाहिए, ये हमको बताएगा, इस हिसाब से फिक्स होगा। ठीक है। सो अगर हमको ऑर्डर पता है तो हम दिमाग लगा सकते हैं, दिमाग जा सकता है। तो ऑर्डर में हमको पता है कि NO2 जो है वो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचता है, तो दिमाग लगा सकते हैं। NO2 बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचता है, तो NO2 खतरनाक है। फिर साइनाइड खींचता है, मैंने बात कर चुका हूं मैं तुमसे, फिर CHO एंड फिर ऐसे। तो ये लोग अगर आएंगे तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन लेंगे और उससे अनस्टेबिलिटी और बढ़ेगी। अच्छा, इसके अलावा देखो, हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप होते हैं, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम और हाइड्रोजन। जैसे जैसे एटॉमिक वेट बढ़ता है, देखो जब तुम इधर बढ़ते हो, इसको मैं थोड़ा ठीक कर लेता हूँ, दिस इज डी, दिस इज डी। ये तीनों आइसोटोप्स हैं हाइड्रोजन। इसका 1 है, अगर हम इसको देखें, इसका जो, इसका 1 1 होता है दोनों, एटॉमिक नंबर 1, मास नंबर 1। इसका एटॉमिक नंबर 1, मास नंबर 2। इसका एटॉमिक नंबर 1, मास नंबर इसका होता है 2। इसका एटॉमिक नंबर होता है 1, और मास नंबर जो होता है वो होता है 3। तो चेक इट आउट,
ये सिचुएशन है। तो इधर से इधर बढ़ने से देखो क्या हो रहा है, एटॉमिक मास बढ़ रहा है। देखो जरा, एटॉमिक मास बढ़ रहा है, एटॉमिक मास जो है वो बढ़ रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ जो एटॉमिक मास है वो बढ़ रहा है। एटॉमिक मास के बढ़ने से तुमको पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी घटती है इस केस में। सो बिल्कुल सही बात। सो हम यहाँ पे ये समझाने की तुम्हें कोशिश कर रहे हैं कि एटॉमिक मास बढ़ने से जो हमारी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ना वो घटती है। तो लिखो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटेगी। इसलिए जो ट्रीटियम है वो लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और जो हाइड्रोजन है वो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव। क्लियर हो रहा है सबको? इसलिए ट्रीटियम और ड्यूटेरियम ये दोनों ही प्लस आई इफेक्ट देंगे। ये भी देगा प्लस आई इफेक्ट और ये भी देगा प्लस आई। सो ट्रीटियम और ड्यूटेरियम प्लस आई इफेक्ट देंगे, जबकि हाइड्रोजन के बारे में हम बात कर चुके हैं कि हाइड्रोजन जो है वो कोई इफेक्ट नहीं देता। सो अगर ड्यूटेरियम और ट्रीटियम लेके आएंगे तो उससे इंडक्टिव इफेक्ट आएगा, प्लस आई इफेक्ट आएगा, उससे भी स्टेबिलिटी बढ़ेगी। सो हाइड्रोजन से ज्यादा ड्यूटेरियम स्टेबलाइज करेगा, ड्यूटेरियम से ज्यादा ट्रीटियम स्टेबलाइज करेगा। सो इस बात को हम ध्यान रखेंगे। क्लियर हो रहा है सबको? सो इन तीनों में जो ट्रीटियम है वो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, यानी ये बढ़िया प्लस आई इफेक्ट देगा, उससे कम देगा ड्यूटेरियम, और हाइड्रोजन तो खैर देगा ही। क्लियर हो गया सबको? बोलो, समझ गए ये बात? मिटाओ इसको मैं। ठीक है। सो अगर मुझे प्लस आई इफेक्ट का ऑर्डर लिखना पड़े, अगर मुझको प्लस आई इफेक्ट का ऑर्डर लिखना पड़े, गजब। अगर मुझे प्लस आई इफेक्ट का ऑर्डर लिखना पड़े तो ऑर्डर होगा ड्यूटेरियम का प्लस, किसका ऑर्डर लिख रहे हैं? प्लस आई। तो सबसे ज्यादा सॉरी, सबसे ज्यादा ट्रीटियम, फिर ड्यूटेरियम, और सबसे कम हाइड्रोजन। सो ट्रीटियम के लगने से स्टेबिलिटी बढ़ेगी, फिर ड्यूटेरियम, फिर हाइड्रोजन। तो अगर कभी जरूरत पड़ा तो हम कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी के लिए ट्रीटियम और ड्यूटेरियम का यूज कर सकते हैं। सबको ये बात समझ में आ रही है क्या? बताओ जल्दी। एकदम क्लैरिटी आ रही है सबको? गुड, बहुत बढ़िया। बढ़ते हैं आगे। ये सबने लिख लिया, ये जो मैंने लिखवाया प्लस आई इफेक्ट का पूरा ऑर्डर लिख लिया सबने? चलो बढ़िया, तो मैं इसको मिटा रहा हूँ। सो यस, गुड। तो अभी हम ये डिस्कस कर रहे हैं, अब वापस चलते हैं पीडीएफ पे, दोनों का यूज करेंगे। देखो, सो डन। अब देखो वापस चलते हैं, इसके बारे में बात कर लेते हैं एक बार। तो देखो ध्यान से, तो ये 4 ई पॉइंट देखो, ई पॉइंट देखो, ई वाला लास्ट वाला ई पॉइंट, उसमें देखो यही है। फर्स्ट वाले में H3 है, सेकेंड वाले में D3 है, और थर्ड वाले में T3 है। इसलिए सबसे ज्यादा स्टेबल T3 वाला है, फिर D3 वाला है, और सबसे कम स्टेबल H3 वाला है। ऑर्डर सबको समझ में आ रहा होगा। ई पॉइंट ध्यान से लिख लो। क्लैरिटी आ गई? सो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी सबको क्लियर हो गई एकदम, कि हम कैसे देखेंगे? हम लगाएंगे प्लस आई, हम लगाएंगे माइनस आई। करेक्ट? प्लस आई से होगा फायदा, माइनस आई से होगा नुकसान। चलो, नीचे और कुछ एग्जांपल हैं वो भी देखते हैं। सब लोग ध्यान देंगे।
देखो पहला वाला एग्जांपल, फ्लोरीन ज्यादा स्टेबल है NO2 से, क्योंकि NO2 ज्यादा इलेक्ट्रॉन पुल करेगा। बी में देखो, दो फ्लोरीन अगर लगा दोगे तो NO2 पे भारी पड़ जाएगा और वो ज्यादा अनस्टेबल हो जाएगा। NO2 लगाओगे फ्लोरीन से अच्छा होगा, तो कुछ ऑर्डर है, दो फ्लोरीन लगाओगे तो NO2 कम पड़ जाएगा। तो ये ABC एग्जाम्पल लिख लो जिससे तुमको समझ में आए। और सब में ना उसके लॉजिक भी लिखे गए हैं कि ए क्यों, ए में फ्लोरीन क्यों, बी में ये वाला क्यों। तो ये ABC लिख लो, और ना समझ में आया तो पूछना। ए में डिस्टेंस बीन्स ओवर पावर, बिकॉज फ्लोरीन पास है इसलिए NO2 से अच्छा है। बी में नंबर विंस ओवर पावर, बिकॉज दो फ्लोरीन है तो वो NO2 पे भारी पड़ गया। और तीसरे में डिस्टेंस विंस ओवर नंबर, बिकॉज डिस्टेंस बहुत पास है तो नंबर से भी अच्छा हो गया। ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कर लिया जाए। एक सेकेंड। हाँ, ये ABC एग्जाम्पल लिख लो विद जो वहां पे लिखा गया है। ए में लिख लेना जो ऑर्डर है, डिस्टेंस विंस ओवर पावर। बी में लिखना नंबर विंस ओवर पावर। सी में लिखना डिस्टेंस विंस ओवर नंबर। नहीं समझ में आएगा मैसेज करोगे जल्दी। समझने में दिक्कत हो रही है कुछ भी बताओ। अच्छा, ए नहीं समझा, ठीक है ठीक है। अभिषेक, आविष्कार, अभी आता हूँ ए पे, एक मिनट देख। आविष्कार कह रहा है सर ए नहीं समझा, आओ हम लोग ए ट्राई करते हैं। आविष्कार ध्यान से देखो जरा। ए सब लोग देखो यार, इसको ए नहीं समझ में आया। ये बताओ, जो लेफ्ट वाला है उसमें फ्लोरीन कहाँ है, कार्बोकेटाइन के एकदम पास। और राइट वाले में NO2 कहाँ है, थर्ड पे, है ना। तो फ्लोरीन और NO2 में ज्यादा पुलिंग फ्लोरीन के पास नहीं है, NO2 के पास। लेकिन फ्लोरीन जो है वो कार्बोकेटाइन के पास है। देख लो ध्यान से। ओके, समझ रहे हो। यहाँ पे तुम ऐसे कह सही रहे हो, मिस्टेक हो गई है, इसको उल्टा कर देना चाहिए। मैं इसको ठीक से लिख देता हूँ। चार कारण है ना, सही कह रहे हो तुम। आविष्कार सही कह रहे हो, एक मिनट रुक जाओ। ये ठीक कर लो यार, ए में ना सही कर रहा है आविष्कार, मिस्टेक है एक्चुअली। उन्होंने जो लेफ्ट में लिखा है उसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे। साइन को पलटा दो। एक्चुअली ये एफ वाला जो है ना ए में, वो कम स्टेबल होगा NO2 वाले से। ए के साइन को पलटा दो जल्दी, क्योंकि वो यही कह रहा है ना, डिस्टेंस बिन्स ओवर पावर। सो फ्लोरीन ए में करीब है तो वो ज्यादा -I से अनस्टेबलाइज करेगा और वो अनस्टेबल हो जाएगा। जबकि राइट वाला जो होगा वो स्टेबल होगा, मतलब एज कम्पेयर टू फ्लोरीन के, क्योंकि NO2 खींचता ज्यादा है बट वो दूर है। सो ए में ना जो साइन है ना ग्रेटर देन का, उसको लेसर देन का कर लो। ठीक है, ए में साइन ग्रेटर देन को लेसर देन का कर लो। हाँ करेक्ट करेक्ट, सही कह रहे हो भाविस्कर, आई एम अग्री विद यू। अब क्लियर है बाहिरकर, क्लियर ना। आविष्कार समझ गए तुम। आविष्कार या तुम कैसे ही करो आविष्कार, बिल्कुल सही बात। तो देखो ऑप्शन हम लोग ठीक कर लेंगे इसमें, एक बार देख लो फिर से। ग्रेटर देन को लेसर देन कर लो प्लीज, बाकी सब ठीक है। ग्रेटर देन को लेसर देन ए में कर लिया जाए। सबको क्लियर, ठीक है। आविष्कार समझ में आ रहा है, चलो। कोई कुछ पूछना चाहता है अभी, किसी को कोई डाउट यहाँ तक,
बोलो, कुछ भी डाउट यहाँ तक? एनीथिंग यू वांट टू आस्क? नो, ठीक है, हम बढ़ते हैं आगे ताकि सब चीज समझ में आए। और ज्यादा दिक्कत होगा तो डिटेल में मैं माइक ऑन करवा दूंगा, आज हम लोग बात कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बढ़ते हैं आगे। देखो एक नया चीज है जो हमको पढ़ना है, लिख लो फटाफट। जो हमको टॉपिक यहाँ पे पढ़ना है वो है ब्रेडिक्स लॉ। लिखो सब लोग, यहाँ पे लिखा है ब्रेड्स लॉ, सब लोग लिखो। ये देखो लिखा है ना, एक बार लिखो फिर मैं समझाता हूँ। सब लोग नोट करेंगे ब्रेड्स लॉ, यहाँ जो लिखा है सब लोग नोट करेंगे। लिखा है फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन, फ्री रेडिकल एंड पाई बॉन्ड at bridgehead position is not possible. Formation of carbocation, free radical and pi bond at bridgehead position is not possible due to angle strain. लिखते चलो। Formation of carbocation, free radical and pi bond at bridgehead position is not possible due to angle strain. स्टेटमेंट लिख लो पहले, फिर मैं समझाता हूँ। स्टेटमेंट सबने लिख लिया? स्टेटमेंट डन? Formation of carbocation, free radical, pi bond, a bridgehead position is not possible due to angle strain. बोलो स्टेटमेंट लिख लिया सबने? टेल मी। ठीक है, तो मैं जरा समझा देता हूँ कि मैं क्या बोल रहा हूँ। एक व्हाइट बोर्ड लेके आते हैं, फिर से इसको सुनो, ध्यान देना सब। ये है क्या? वो ये रहा ना कि ये कार्बन के ऊपर, अब इसको समझना, ब्रिज हेड का मतलब मैं तुम्हें समझ। मान लो ये एक स्ट्रक्चर है ऐसा, ठीक है, ऐसे। अब देखो, तुमने ब्रिज हेड के बारे में पहले भी पढ़ा है, जब तुम पढ़ रहे थे, जो स्पाइरो और वो बाईसाइक्लिक पढ़ रहे थे, तो ब्रिज हेड तुमको पता है। देखो ब्रिज का मतलब समझ रहे हो ना, जैसे इन दोनों के बीच में मैं एक ब्रिज बना रहा हूं, ये ब्रिज, मैंने इन दोनों के बीच में एक ब्रिज बनाया, और ये जो है इसको बोलते हैं, अब यहाँ पे देखो ये पॉइंट, ये पॉइंट और ये पॉइंट, ये तीनों ब्रिज के पार्ट है। और ब्रिज जो होता है ना, वो कभी भी प्लेनर नहीं होता। अभी तुमने देखा था कि जो कार्बन के ऊपर प्लस साइन बनाते हो, तो इसको बाद में अपन कहते हैं कि जरूरत पड़ने पे हम इसको, इसके हम लोग बात कर रहे थे कि ये प्लेनर होता है। तुम जानते हो कि sp2 हाइब्रिडाइज जो होता है वो एक्चुअली प्लेनर होता है ना? तो हम इसे प्लेनर बता सकते हैं, सब लोग देखो। सो ये एक्चुअली में प्लेनर होता है, जानते हो तुम? सो ये प्लेनर होता है। अब तुम सोचो कि ब्रिज, ब्रिज हेड, ब्रिज को देखो, ये ऐसा होता है ब्रिज। तो ऐसा स्ट्रक्चर जो है, ऐसा स्ट्रक्चर, ये प्लेन, ऐसा प्लेन कैसे हो सकता है? नहीं ना। अगर कहीं ब्रिज बन रहा है तो दैट कांट बी प्लेनर। अगर यहाँ पे तुमने प्लस साइन लगाया तो इसको प्लेनर बनना पड़ेगा, क्योंकि sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है ट्रायंगुलर प्लेनर। अब सवाल ये है कि कोई भी ब्रिज, जहां पे ब्रिज बन रहा हो, ब्रिज ऐसा होता है, ब्रिज कभी प्लेनर नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता, एक प्लेन में हो ही नहीं सकता। सो टेक्निकली अगर कोई ब्रिज पे है, तो ब्रिज वाली पोजीशन पे तुम कार्बोकैटायन नहीं लगा सकते, यहाँ पे तुम कार्बोकैटायन नहीं लगा सकते। दिस इज नॉट अलाउड। इवन ऑर्गेनिक में इसे क्राइम कहते हैं। क्या कहते हैं भाइयों? क्राइम। You are not allowed to form कार्बोकैटायन, रेडिकल और डबल बॉन्ड, यानी कोई भी चाहो तो भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन नहीं बना सकते। कहाँ कहाँ? ब्रिज हेड पे। यू आर नॉट एट ऑल अलाउड। तुम ब्रिज हेड पे कार्बोकैटायन नहीं बना सकते, नॉट अलाउड।
समझ में आई बात? ब्रिज तुम जानते हो, हाँ ब्रिज हेड बताया तुम, ब्रिज हेड तीनों हुए इनफैक्ट, तो देखा जाए तो देखो ये तीनों ही हेड है, उसकी कोई टेंशन नहीं है, तीनों ही माने जाएंगे, तीनों तुम्हारे लिए तो तीनों, ना तो यहाँ बनेगा अलाउड है, न यहाँ अलाउड है, न यहाँ, इन तीनों ही ब्रिज हेड माने जाएंगे। यहाँ पे ये ब्रिज के पार्ट है, और इन तीनों पोजीशन पे कार्बोकैटायन नहीं बनेंगे, नॉट अलाउड। इसलिए हम कहेंगे कि जब भी कभी ऐसा सिचुएशन आएगा, तो इन तीनों पे ना तो कभी पॉजिटिव चार्ज आएगा, ना तो कभी रेडिकल आएगा, आगे पढ़ेंगे रेडिकल का मतलब, और ना तो कभी डबल बॉन्ड बनेगा, अलाउड ही नहीं है। क्योंकि तीनों केस में कार्बन जो है, कार्बन आयन अलाउड है, बिल्कुल सही भागा इसका, कार्बन आयन में चलेगा, कार्बन आयन तो sp3 है बेटा, कार्बन आयन इज अलाउड, बट कार्बोकैटायन इज नॉट अलाउड, और रेडिकल इज नॉट अलाउड, डबल बॉन्ड इज नॉट अलाउड। गेटिंग माय पॉइंट? क्योंकि प्लेनर जो है, ऐसा वाला स्ट्रक्चर कभी ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है? बोलो, किसी को डाउट? बात समझ में आई? बोलो भाई, समझ में आई बात? सबको क्लियर? जल्दी बोलो। हाँ चलो गुड, बहुत बढ़िया। सो ये हो गया क्लियर बात। इसलिए यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग, ये देखो ब्रिज हेड इन्होंने बनाया हुआ है, तुम लिख लो, इसको ब्रिज हेड कार्बन बोलते हैं। नीचे एग्जाम्पल भी है, प्लीज नोट करो सारे एग्जाम्पल। जब कभी भी ब्रिज पे बनाएगा वो अनस्टेबल होगा, बात खत्म। उन्होंने देखो लिखा हुआ है ब्रिज हेड किसको कहते हैं, नीचे एग्जाम्पल्स भी लिख लो सारे, ए एंड बी लिख लो, जो भी एग्जाम्पल्स। ए एंड बी एग्जाम्पल फटाफट लिख लो। देखो ए में 4 दिया गया है, सबसे स्टेबल कौन है? 3 डिग्री वाला डी। फिर कौन है? ए, क्योंकि वो 2 डिग्री है। फिर कौन है? सी, क्योंकि कम से कम ए 1 डिग्री तो है। सबसे बुरा कौन है? बी, क्योंकि वो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि वो ब्रिज हेड पे है। समझ में आ गई बात? कार्बोकेटायन बनाना है कहीं भी और बनाओ, ब्रिज पे पॉसिबल नहीं। यही समझा रहा हूँ तुम्हें, स्क्रीन नहीं दिख रहा? 1 सेकेंड, 1 सेकेंड। ये, हाँ सॉरी, आई एम सॉरी। ये देखो एग्जाम्पल लिख लो सब लोग फटाफट। एग्जाम्पल जो ए वाला है ना वो नोट करो, देखो ध्यान से। स्टेबिलिटी ऑर्डर है, ए में देखो 4 कंपाउंड दिए गए हैं, स्मॉल ए है। ब्रेड्स के नीचे, ब्रेड्स के नीचे देखो 4 एग्जाम्पल है, ए बी सी डी, इसमें ऑर्डर बताना। सो सबसे स्टेबल कौन है? डी, क्योंकि वो 3 डिग्री है। फिर कौन है? ए, 2 डिग्री है। फिर कौन है? सी, क्योंकि वो 1 डिग्री है। सबसे बुरा कौन है? बी, क्योंकि वो ब्रिज हेड है। नोट करो फटाफट। समझ में आ रही बात? सारे एग्जाम्पल पहले नोट करेंगे जल्दी जल्दी। बी एग्जाम्पल भी लिख लो, ए एंड बी पूरा नोट करो, जो भी वहां लिखा, ए एंड बी बोथ। नोट द ए एंड बी। क्लियर? दिक्कत हो रही है कुछ? सबने नोट कर लिया? ए एंड बी, ए एंड बी नोट करो, फिर बताओ। ब्रेड्स, ब्रेड्स के नीचे जो स्मॉल ए एंड बी वाला है ऑप्शन लिखा हुआ, जो कुछ भी लिखा है उसको नोट करो। कुछ नहीं समझ में आया तो पूछो। जैसे ए में सबसे स्टेबल डी वाला है, क्योंकि वो 3 डिग्री है। फिर ए वाला है, क्योंकि वो 2 डिग्री है। फिर सी वाला है, वो 1 डिग्री है। और सबसे बुरा बी है, क्योंकि वो ब्रिज हेड है। और बी में देखो, बी में भी
स्टेबल सबसे ज्यादा कौन है? राइट वाला, क्योंकि वो 3 डिग्री है। लेफ्ट वाला 2 डिग्री है। और हमने कार्बन को ब्रिज हेड पे नहीं बनाया, दूसरे वाले कार्बन पे बनाया। सोचा, सब जल्दी बताओ, ए एंड बी नोट हो गया? बोलो, हैव यू नोटेड ए एंड बी? कूल। सबको समझ में भी आ रहा है? एक बात, वैष्णवी तुम्हें समझ में आ रहा है? जूही जोशी समझ में आ रहा है? ओके, कूल। बढ़ते हैं आगे। तो ये मैंने तुम्हें कुछ बेसिक समझाने की कोशिश की है। हाँ, ये हुई ना बात, वैष्णवी कह रही है कि एक एग्जाम्पल नहीं समझा। कोई नहीं वैष्णवी, हम तुम्हें फिर समझाते हैं। आ जाओ। क्या तुम स्क्रीन देख पा रही हो वैष्णवी? आर यू एबल टू वॉच द स्क्रीन? ओके वैष्णवी, अब सुनो, मैं बोल रहा हूँ, ध्यान से देखो। ए ऑप्शन को ध्यान से देखो। ए में ये जो क्वेश्चन है, उसमें कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी है। अब बताओ, कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी ऑर्डर किस पे डिपेंड करती है? सबसे ज्यादा कब होती है? जब उसके साथ 3 R ग्रुप लगा होता है। देखो डी, देखो डी, डी में जो कार्बोकेटायन है उसके साथ 3 R ग्रुप लगा है। और जो पहला वाला ऑप्शन है उसमें 2 कार्बन लगा हुआ है। तो डी वाला 3 डिग्री है, फर्स्ट वाला 2 डिग्री है। और जो सी को देखो, सी सी बाहर लगा है तो वो 1 डिग्री है। तो मोस्ट स्टेबल हो गया डी, फिर हो गया ए, फिर हो गया सी। और सबसे अनस्टेबल है बी, क्योंकि वो ब्रिज हेड पे कार्बन। मैंने सिखा था ना, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। तो डी 3 डिग्री है, ए 2 डिग्री है, सी 1 डिग्री है। और फिर भी जो सही ऑर्डर है, डी, ए, सी, बी। गेटिंग इक्विलिब्रियम? वैष्णवी, अब तुम्हें समझ में आया नहीं आया? बोलो, पक्का? देखो, इसमें करना कुछ नहीं है, करना ये है कि तुमको ये देखना पड़ेगा कि फर्स्ट 2 डिग्री कौन है। देखो ये देखो, ऐसे स्ट्रक्चर बनाने से नया नहीं हो जाएगा। देखो ऐसे तुमको ये समझना होगा कि ऐसा ऐसा स्ट्रक्चर है तो क्या हुआ। यहाँ पे अगर तुमने कार्बोकेटायन बनाया है ना, ऐसे इस कार्बन पे, तो यहाँ पे तुम अगर एक और लगाओगे तो ये 3 डिग्री हो जाए। एक कार्बन ये, एक कार्बन ये, एक कार्बन ये, तो इसी को 3 डिग्री बोलते हैं। लेकिन अगर मैंने तुमको यहाँ पे दिया बना के, तो ये 2 डिग्री है, क्योंकि 2 ही कार्बन है। और अगर मैंने, मान लो, ये देखना पड़ेगा हमको, ये समझना भी पड़ेगा। अगर मान लो ऐसा है, ये ऐसा एक स्ट्रक्चर है, और ये जो बाहर जाके प्लस साइन बना रहे हैं कोई यहाँ पे, तो ये 1 डिग्री ही है, क्योंकि इस वाले कार्बन से डायरेक्ट एक ही कार्बन लगा हुआ। तो इसको हम 1 डिग्री ही बोलेंगे। जब तक हमारे कार्बन से 3 कार्बन नहीं लगेगा, हम उसे 3 डिग्री नहीं बोलेंगे। बात साफ है। ठीक। सो आई गेस सबको ये समझ में आ रहा है सर? हाँ पूछो ना प्लीज, आविष्कार पूछो। आविष्कार पूछो। आविष्कार को एक डाउट है भाई, डाउट लेते चलते हैं। बोलो आविष्कार। अगर अभी वाली बात से रिगार्डिंग नहीं है तो हम लोग बाद में भी कर सकते हैं। कल मैं वैसे सेंटर पे आऊंगा तुम्हारे, तो अगर तुम आ जाओ तो चलेगा। अगर ज्यादा बड़ा छोटा मोटा है तो बोल दो। अगर 3 डिग्री पर एक फ्लोरीन भी लगा दो तो वो 2 डिग्री से लिस्ट स्टेबल होगा। शायद, शायद हो सकता है। डिपेंड करेगा कि कौन सा 3 डिग्री है, कौन सा आर है। ऐसे बोलना सही नहीं होगा, हमें देखना पड़ेगा कि वो CH3 है कि C2H5 है, कौन सा है। बट हाँ, हो सकता है कि ऐसा हो। हाँ, मैं लास्ट एग्जाम्पल देख लेता हूँ। ठीक है, लास्ट एग्जाम्पल जो मैंने दिया वो दोबारा समझाऊं, ये कह रहे हो आविष्कार? आविष्कार, आर यू सेइंग कि लास्ट एग्जाम्पल को फिर से समझाऊं? तो नहीं, मैं लास्ट एग्जाम्पल में बोल रहे हो CH3 का, तो मैं इसका जवाब अभी तुम्हें नहीं दूंगा। एक टॉपिक और मुझे पढ़ाना पड़ेगा, हाइपर कंजुगेशन, देन वी विल डिसाइड। ठीक है, अभी सही नहीं है, क्योंकि अभी हम लोगों ने सिर्फ पुशिंग पढ़ा है। सिर्फ इंडक्टिव से इसका फैसला नहीं होगा। CH3 एक और इफेक्ट देता है, उसका नाम है हाइपर कंजुगेशन।
उसको भी देखना पड़ेगा। बट हाँ, कॉमन 3 डिग्री में अगर CH3 ना हो, कोई और R हो, और अगर मैंने फ्लोरीन लगा दिया तो शायद ये 2 डिग्री बेटर हो जाएगा 3 डिग्री से, शायद, है ना। ऑर्गेनिक में जब तक रूल देखते नहीं रिजल्ट हम ऐसे नहीं बोलते, बट हाँ शायद। चलो डन, आगे बढ़ते हैं। अब देखो कार्बोकैटायन के बाद जो दूसरी चीज हम पढ़ने जा रहे हैं वो है हमारा, सब लोग देखो, जो दूसरी चीज हम पढ़ेंगे वो है कार्बन आयन। सब लोग ध्यान। अब दूसरा टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं, अभी खत्म नहीं, इसमें बात चलेगी, बट इंडक्टिव के हिसाब से इतनी बात थी। हम पढ़ने जा रहे हैं, लिखो सब, कार्बन आयन। थोड़ा अजीब सा लिखना पड़ रहा है, वरना ये पता नहीं ए को फिर ये सर्कल बना दे रहा है। लिखो कार्बन आयन। कार्बन आयन में कार्बन होता है, उसके ऊपर नेगेटिव साइन होता है, और 3 ग्रुप्स होते हैं। जैसा कि तुम देख पा रहे हो, ये कार्बन आयन है। इसमें तुम देखो चारों डब्बा फुल है, किसी को इलेक्ट्रॉन की प्रॉब्लम नहीं। और ये वाला लास्ट लोन पेयर से भरा हुआ है। सो ये इलेक्ट्रॉन रिच है, इसको इलेक्ट्रॉन की कोई प्रॉब्लम नहीं है। लिख लो। इलेक्ट्रॉन रिच है, क्योंकि ये जो डब्बा है ये है लोन पेयर। लिख लो, ये लोन पेयर है। लिख लो सब लोग, लोन पेयर। मैं लिख नहीं पा रहा हूँ, तुम लोग लिख लो। ये इलेक्ट्रॉन रिच है, इसका इलेक्ट्रॉन की कमी नहीं। नोट करो। और क्या इसके बारे में सीखेंगे हम लोग? ये sp3 है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड। और अगर ये sp3 हाइब्रिडाइज है तो इसका स्ट्रक्चर, इसका शेप तुमको पता है, नॉर्मली टेट्राहेड्रल टाइप होगा, सब लोग को पता ही है। सो ये टेट्राहेड्रल टाइप है, 3 सिग्मा 1 लोन पेयर। सब लोग लिख लो, टेट्राहेड्रल। सो कार्बन आयन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, इलेक्ट्रॉन रिच है, और टेट्राहेड्रल है। सबने लिख लिया? इसको मैं उड़ा दूं? ठीक है, ओके। सो अगर ये कार्बोकैटायन, अगर ये कार्बन आयन है और ये इलेक्ट्रॉन रिच, देखो ऑर्गेनिक की कहानी है, कोई भी चीज ज्यादा अच्छी नहीं होती। अगर तुमने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा रखी है, कहते हैं ना इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, सो इसके अंदर हम लोग बोलेंगे कि ये जो है ये इलेक्ट्रॉन रिच है। एक पॉइंट हम बोल चुके हैं, ये इलेक्ट्रॉन रिच है, बट ये स्टेबल नहीं है, अनस्टेबल है। अनस्टेबल इसलिए है कि चार्ज कोई भी हो, अगर आपके ऊपर कोई चार्ज है तो आप स्टेबल नहीं हो सकते। हद है। देखो मुझे ए अलग तरीके का लिखना पड़ रहा है, वरना नोट ही नहीं आ रहा। ये अनस्टेबल है। तुमने लिख रहे यार, कौन है मतलब, लिख लो अनस्टेबल। यहाँ पे लिख लेना अनस लिखो लिखो, छोड़ो, इलेक्ट्रॉन रिच है, अनस्टेबल है। अगर इसकी स्टेबिलिटी बढ़ानी है तो क्या करना होगा? देखो इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी ज्यादा है तो उल्टा करना होगा, जहां पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो उससे भी स्टेबिलिटी घटती है। तो अगर मुझे इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ज्यादा है, तो अगर मुझे इसकी स्टेबिलिटी चाहिए
तो मुझे ऐसे लोगों को लेके आना पड़ेगा जो इलेक्ट्रॉन पुल करते होंगे। तो चलो लिखते हैं इसका जो स्टेबिलिटी होगी, अगर स्टेबिलिटी की बात की जाए तो इसकी जो स्टेबिलिटी होगी, स्टेबिलिटी वो डिपेंड करेगी, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी माइनस आई के, क्योंकि इसके ऊपर ऑलरेडी नेगेटिव चाहिए, हमको ऐसे लोग चाहिए जो डेंसिटी कम करे, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी प्लस। सो कार्बन आयन कार्बोकैटायन का उल्टा, एक तो ये इलेक्ट्रॉन रिच होता है, ऊपर से बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन होता है, इसलिए हमको ऐसे लोग चाहिए जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम करे, कम। और कम करने वाले लोग कौन है? जो माइनस आई। इसलिए इस बार हमको माइनस आई वाले लोग चाहिए। बोलो, सबको क्लियर हो गया ये बात? कार्बन आयन में अपने को उल्टा चलना है, क्योंकि ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, तो हमको ऐसे लोगों की जरूरत है जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम करे। समझ में आ रहा होगा सबको? डन। इसको मैं हटाता हूँ यहाँ से। इलेक्ट्रॉन रिच है, स्टेबिलिटी चाहिए, तो माइनस आई इफेक्ट चाहिए इसको, प्लस आई इफेक्ट नहीं चाहिए। दैट्स इट। नाउ अब देखो थोड़ा सा इसकी कहानी सुनते हैं, क्या क्या और होता है इसमें। तो देखो, देखो ये देखो, कार्बन आयन की स्टेबिलिटी कुछ चीजें हैं जो तुमको नोट करना है, फटाफट नोट करते चलो। ये मैंने बोल दिया ऑलरेडी, तुम समझ ही गए होगे। सो इस बार हमको आर नहीं चाहिए, CH3 से हमको होगा नुकसान, क्योंकि CH3 देता है प्लस आई। चेक करो। सो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, माइनस आई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, प्लस आई के उल्टा होगा। इसलिए ऑर्डर उल्टा होगा, 3 डिग्री कम होगा 2 डिग्री से, 2 डिग्री कम होगा 1 डिग्री से, कार्बोकैटायन के ठीक उल्टा। देख लो। और ज्यादा स्टेबल तब होगा जब NO2 आएगा, और कम स्टेबल तब होगा जब कोई पुशिंग आएगा। देखो ऑर्डर, सबसे अच्छा होगा बी। देखो बी ऑर्डर ध्यान से, NO2 वाला बेहतर है F से, F बेहतर है OH से, OH बेहतर है NH2 से। समझ में आया सबको? बोलो, क्लैरिटी आई? ठीक है। सो ए लिखो ठीक से, फिर बी लिखो, फिर सी लिखो। तो वही सब कहानी, फ्लोरीन जितना पास होगा स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी, फ्लोरीन जितना दूर होगा स्टेबिलिटी उतनी कम होगी। साइनाइड से ज्यादा होगा क्योंकि माइनस आई इफेक्ट वो ज्यादा शो करता है, COOH भी ज्यादा होगा, फिर ट्रिपल बॉन्ड। ये जो माइनस आई का ऑर्डर है वो इसको फॉलो करेगा, वॉट एवर द माइनस आई ऑर्डर, मोर माइनस आई इफेक्ट मोर स्टेबल। सो सी तक, डी ई तक एग्जांपल्स लिख लो फटाफट। ABCDE सारे लिखो, इसमें कोई डाउट हो तो बताओ। ABCDE तक पहुंच जाओ। डन। बोलो, ABCDE सब लिखो बराबर। हाँ, कौन सा नहीं आ रहा बताओ? अरे ये कौन है? हम्म, ये देखो किसने लिखा है, ये गलती से मुझे भेज दिया शायद। सबको क्लियर? आयुष किसको भेज रहे हो सब? आयुष, ये क्या है बे? ये भगवान, ये गलती से आयुष ने भेजा। आयुष ध्यान दे यार। चलो।
ए बी सी डी ई तक पहुंच गया, बोलो कोई डाउट है किसी को? ए बी सी डी ई सारे हो गए? हाँ, या आई कैन, स्क्रीन इज देयर। अभी स्क्रीन दिख रहा है सबको? ए बी सी डी ई तक चलना है सबको, ई तक लिखो। ए बी सी डी ई तक, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन वाले लाइन में ई तक पहुंचो। कुछ भी नहीं समझ में आया तो बोलो फटाफट, ई तक पहुंचो फटाफट। डन। ए बी सी डी ई तक पहुंचो। कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है तो यू कैन आस्क। बोलो समझ में आ रहा है सबको? सारा लिख लिया तुम लोगों ने, हाँ या ना बोलो? ए बी सी डी ई, अच्छा नो सर, ओके ओके, मैं फिर से कर लूँ। आराम से लिखो, हो जाए तो बताना। लिख लो आराम से। कुछ भी नहीं समझ में आया तो समझते हुए लिखना है। माइनस आई इफेक्ट बढ़ने से कार्बन आयन की स्टेबिलिटी बढ़ती है, बस यही इंपॉर्टेंट है। सारे ऑर्डर इसी बात को ध्यान में रख के लिखवाए। लिखो अब बताओ। नहीं समझ में आ रहा है पूछो। डन। हाँ देखो वैष्णवी, ब्रिज हेड से यहाँ कुछ नहीं होगा। सर कैन कार्बन आयन भी, हाँ बिल्कुल ब्रिज हेड पे होगा, क्योंकि ब्रिज हेड में क्या होता है, कार्बन आयन भी जो हमारा है, देखो समझो, जो कार्बन आयन हमारा है, देखो जरा तुम्हें समझाता हूँ मैं। देखो कार्बन आयन जो होता है वो टेट्राहेड्रल होता है, अभी तुमने देखा? जैसे देखो कार्बन आयन जो होता है वो टेट्राहेड्रल होता है। टेट्राहेड्रल जैसे CH4 ऐसा। तो टेट्राहेड्रल को क्या दिक्कत है? टेट्राहेड्रल तो खुद ही ऐसा स्ट्रक्चर है अजीब सा, कौन सा प्लेनर है वो। तो अगर मैं ब्रिज हेड पे बनाता हूँ कार्बोकटायन तो कोई दिक्कत नहीं है, कार्बोकटायन चलेगा, आराम से चलेगा, क्योंकि ये खुद ही टूटा फूटा स्ट्रक्चर है। सॉरी, कार्बन आयन, तो कार्बन आयन चलेगा, एकदम चलेगा, क्योंकि ये खुद टेट्राहेड्रल होता है। टेट्राहेड्रल प्लेनर थोड़ा ना होता है। तो जो प्लेनर नहीं है वो ब्रिज हेड पे बनाया जा सकता है, लेकिन जो प्लेनर है वो नहीं बनाया जा सकता। सो कार्बन आयन इज अलाउड ऑन ब्रिज हेड बिकॉज कार्बन आयन इज इटसेल्फ, देखो ये ऐसे लोन पेयर टाइप होता है, और ये इटसेल्फ जो होता है ये टेट्राहेड्रल होता है। तो जो टेट्राहेड्रल खुद ही है उसको क्या दिक्कत है, वो आराम से ब्रिज हेड पे बना सकता है। अगर ये प्लेनर होता तो दिक्कत होता। बोलो समझ में आई बात तुम्हें? सो कार्बन आयन को हम ब्रिज हेड पे बना सकते हैं क्योंकि ये प्लेनर नहीं है। ओके, अच्छा सब लोगों ने नोट कर लिया क्या अभी तक जो चल रहा था? सारे ऑप्शंस नोट हो गए? ओके गुड, बहुत बढ़िया। चलो ठीक है, देखो इतनी बातें ही पढ़ाया था। एक और चीज मैंने हालांकि पढ़ाई थी, बट उससे पहले हमारी एक क्लास हो जाएगी कार्बोक्सिलिक एसिड वाली, तो मुझे याद दिलाना, मैं सेंटर पर ही थोड़ा सा बता दूंगा। और हाँ, अगली बार जब क्लास शुरू करेंगे तो वहीं से करेंगे, तो बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, तुमको समझ में आएगा। ठीक है, मेन यही था, कार्बोकटायन और कार्बन आयन, ये दोनों सबको अगर क्लियर है तो बताओ। कार्बोकटायन में हम ये कह रहे हैं कि वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, उसको चाहिए प्लस आई। कार्बन आयन में हम कह रहे हैं कि वो इलेक्ट्रॉन रिच है, उसमें इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी ज्यादा है, तो उसकी स्टेबिलिटी चाहिए, तो हमको चाहिए माइनस आई। बस इतनी सी बात। ठीक है, क्लियर, ऑल क्लियर? ठीक है भाइयों, चलो तो हम लोग मिलते हैं अगले वीक सीधा सेंटर पे। और ये पढ़ के रखना, अगली बार से थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन भी शुरू करेंगे इसमें। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। बाय।
Bye, Pratik. Bye, everybody.